नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रारंभ, 102 सीटों पर होगी वोटिंग। अहमदाबाद में अमित शाह का रोड शो, नवसारी में नामांकन नहीं भर पाए पाटिल। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, अल्पेश कथीरिया और धर्मेश मालविया ने छोड़ी पार्टी। देश भर में जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है वो आखिरकार कल आने वाली है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के पहले चरण का कल से आगाज होने जा रहा है। कल शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कराया जाएगा। वोटिंग के चलते सुरक्षा व्यवस्था को देश भर में चाक चौबंद कर दिया गया है। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सभी तरह की तैयारियां कर ली है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी कि कल 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, जिसमें राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, असम और महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ में 1-1 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा तमिलनाडु की 39, मेघालय की 2, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, पुडुचेरी की 1, सिक्किम की 1, लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग प्रक्रिया के लिए सभी तरह की तैयारियां चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो कर चुनाव प्रचार किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर लोकसभा बैठक के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल 19 अप्रैल को अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। उससे पहले आज 18 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत आने वाले साणंद एपीएमसी सर्कल से अमित शाह ने मेगा रैली का आयोजन कर चुनाव प्रचार के श्री गणेश किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उमड़ पड़े। वहीं दूसरी रैली साबरमती विधानसभा के रानीप सब्जी मार्केट से रोड शो के रूप में आयोजित की गई। घाटलोडिया विधानसभा इलाके से गुजरते हुए रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह के बेटे जय शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के कई लोग शामिल हुए। 41 डिग्री गर्मी में जगह जगह पानी और छाछ का वितरण भी रैली के दौरान देखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए घाटलोडिया विधानसभा इलाके के लोग केसरिया साफा पहनकर एकत्रित हुए। रानीप सब्जी मार्केट निकट लोगों के बीच चलकर अमित शाह ने उनका अभिवादन हासिल किया। इस दौरान स्वामीनारायण संतों द्वारा भी अमित शाह का स्वागत किया गया। रानीप में सरदार पटेल की प्रतिमा को अमित शाह ने पुष्पांजलि भी की। रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे अहमदाबाद की सड़कों पर गूंजते हुए देखने मिले। अमित शाह पर जगह जगह फूलों की बौछार भी की गई। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ભવિષ્યની બાબતમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારની વાત તો મારી ફિક્સ નથી। આગામી દિવસોમાં લોકોને, વડીલોને અને અમારી ખાસ તો ટીમને મળી નિશ્ચય નિર્ણય લઈશું। નહીં, હાલમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાબત નથી। રાજીનામામાં ખાસ કરીને અમે ઘણા સમયથી નિષ્ક્રિય હોઈને પાર્ટીને પૂરતો સમય ન આપી શકતા એટલા માટે છે। પાછલા ઘણા સમયથી રાજકીય પાર્ટીની અંદર અમારી નિષ્ક્રિય ભૂમિકા રહી હતી। હાલ લોકસભાનું ઇલેક્શન છે, પાર્ટીને કાર્યકર્તાઓની, નેતાઓની જરૂર હોય છે, ત્યારે પાર્ટીમાં કામ કરનારા લોકોને યોગ્ય સ્થાન મળે તો તે ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરી શકે અને અમે સમય આપી નહોતા શકતા, કામ નહોતા કરી શકતા, તો એને લઈને ખાસ આ પ્રકારનો નિર્ણય લીધો છે કે આજે પાર્ટીના તમામ મુદ્દાઓ પરથી રાજીનામું આપીએ છીએ, જેથી યોગ્ય વ્યક્તિને પાર્ટીમાં પ્રાધાન્ય મળી શકે। આગામી દિવસોમાં અમારી ટીમને સાથે લઈ અને બીજો જે પણ કંઈ નિર્ણય છે જાહેર કરીશું। બાકી
પાટીદાર અનામત આંદોલનથી સમાજ હિતના કાર્ય કરતા આવ્યા છે અને ખાસ સમાજના ઉત્કર્ષ માટે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે સમાજની સાથે ઉભા રહ્યા છે અને આગામી દિવસોમાં પણ મજબૂતાઈથી સમાજના હિતના પ્રશ્નોને લઈ અને આગળ વધીશું. ના, અત્યારે એ પ્રકારની બિલકુલ કોઈ વાત છે નહીં. આગામી દિવસોમાં અમારી ટીમને સાથે રાખીને જે પણ નિર્ણય હશે આપના માધ્યમથી जाहिर કરીશું. गुजरात के राजकोट में क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला मामले अब सियासत तेज होती जा रही है. गुजरात के राजकोट में भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज की अभद्र टिप्पणी के बाद राजकोट की क्षत्रिय महिला अग्रणी पद्मी डिबा ने अन्न त्याग कर दिया था, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई है. फिलहाल वे घर पर अपना इलाज करवा रही है. इस बीच उन्होंने संकलन समिति पर गंभीर आरोप लगाकर समाज को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं. સંકલન સમિતિ પાર્ટ 2 જે કે છે, સંકલન સમિતિની અમે સાથે છીએ અત્યારે આ લડાઈમાં. બાકી ભવિષ્યમાં હું સંકલન સમિતિ સાથે નહીં રહું હઈશ, કેમ કે આખા અમારા સમાજની લડાઈ છે અને સંકલન સમિતિને જે પણ લાગતું હોય, સમાજ અમારા બહેનો માટે નીકળ્યો છે, સંકલન સમિતિ માટે નહીં. રાજકીય રૂપ મહેરબાની કરીને પગે લાગવું. આ સામાજિક પ્રશ્નને રાજકીયમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. આમાં રાજકીય ન લઈ આવો. અમારા બહેનો દીકરીનો પ્રશ્ન છે, આને સામાજિક જ રાખો. राजकोट की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लगाए गए बैनर का क्षत्रिय समाज ने विरोध किया है. भाजपा द्वारा लगाए गए पोस्टर को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए भाजपा के खिलाफ शिकायत की बात भी कही गई है. જેને બદલાયું બોર્ડ વાયોલેશન તો થયું આચારસંહિતાનું વાયોલેશન તો થયું, તો તમે ઇન્ફોર્મ કર્યું કે આ લોકો ભાજપ વાળાએ આવી રીતે કર્યું, પાછું આચારસંહિતા માથે તમે પછી હવે પ્રકાશનના બોર્ડ મારી દો. એટલે તમે વહીવટી તંત્ર પ્રોટેક્ટ કરવા માટે છે. राजकोट लोकसभा बैठक से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी परेश धानानी ने भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित किया. खूब संयम साथे मर्यादाમાં શાંતિથી, જેમ પાંડવોએ 5 ગામ માંગ્યા હતા એમ મારી બહેનો દીકરીઓ માત્ર એક ઉમેદવારી રદ કરાવવાની માગણી લઈને આજ પર્યત રખડી રહી છે અને નીતિ નિર્ધારણ કરનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ દીકરીઓને જાણે મજાક કરતા હોય એવી સ્થિતિનો ભોગ રાજકોટમાં ગઈકાલે એ દીકરીઓની આંખમાંથી આંસુ વહેતા હતા. શું કોઈ દીકરીઓની જાત હોઈ શકે? દીકરીઓની કોઈ કોમ હોઈ શકે? દીકરીઓનો કોઈ ધર્મ હોઈ શકે? ના, દીકરીઓ એ દેશની દીકરીઓ છે. આજ કોઈની દીકરી ઉપર આંગળી ચીંધાતી હશે અને આપણે ચૂપ રહ્યા તો આવતીકાલે આપણી ઘરે ઘોડિયામાં ઉછરતી જે શક્તિ છે, જે દીકરી છે, એ પણ સલામત નહીં હોય. એટલે મારે રાજકોટના પાદરમાં આપ સૌના માધ્યમથી જનજનને વિનંતી કરવી છે કે આ દેશની દીકરીઓને સલામત રાખવી છે કે કેમ, આ સવાલનો જવાબ આવતા દિવસોમાં રાજકોટના જનતાએ આપવાનો છે. મને વિશ્વાસ છે. સ્વાભિમાન યુદ્ધ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પેદા કરેલી વિવિધ સમસ્યાઓથી પીડાતા લોકો એ પગભર થાય, સશક્ત થાય, પોતાના પરસેવાની કમાણીથી ઈમાનદારીનો રોટલો ખાતા થાય, ભ્રષ્ટાચારમાં પીસાતા બંધ થાય, મંદી, મોંઘવારી અને બેરોજગારીનો ભાર એ ઓછો થાય, તો જ માણસ પોતાના સ્વાભિમાનથી પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકે. અને આ બધા જ મુદ્દાઓને લઈ સમસ્યાઓ ઘણી બધી હશે. સમસ્યાથી પીડિત લોકો, વર્ગ અને વર્ણ અલગ અલગ હશે, પણ એ સમસ્યાઓ પેદા કરનારી એની જનક સત્તાની સ્વાર્થી વિચારધારા એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. ત્યારે ભૂતકાળમાં અલગ અલગ લડ્યા, ભાજપે લડાવ્યા અને પરિણામે આજ ગાંધી અને સરદારનું ગુલામ એ કોઈ અવાજ ઉઠાવી શકતું નથી. वहीं परेश धानानी द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला पर लगाए गए आरोप पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजू ध्रुव ने कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल करेंगे. જે રીતે ક્ષત્રિય સમાજ વાત કરતો છે કે તેઓ શ્રી ભાજપની સાથે છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સાથે છે. ગઈકાલે જ પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાએ પણ કહ્યું કે ક્ષત્રિય સમાજ સાથ આપે, સૌ રાષ્ટ્રની ઉન્નતિમાં, રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં સાથે મળીને કામ કરીએ. મને લાગે છે કે ક્ષત્રિય સમાજ હંમેશ ભારતીય જનતા પક્ષની સાથે રહ્યો છે. ઉદાર મન રાખી અને આ ચૂંટણીમાં પણ ક્ષત્રિય સમાજના આશીર્વાદ અમને મળવાના છે. પરંતુ મારે કોંગ્રેસના મિત્રોને એવું કહેવું છે
કે ગુજરાત અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારના 13 વર્ષ, વડાપ્રધાન છે ત્યારના 10 વર્ષમાં જે રીતે ગુજરાતે પ્રગતિ કરી છે એ અદ્ભુત છે, ઐતિહાસિક છે, વિક્રમ સર્જક છે. આજે ગુજરાતમાં રોજગારી છે, ગુજરાતમાં જે રીતે સ્ટાર્ટઅપ શરૂ થયા છે, ગુજરાતમાં પીવાના પાણીની વાત હોય કે ગુજરાતમાં ચેકડેમ ચલાવવાની વાત હોય, દરેક જગ્યાએ ભારતીય જનતા પક્ષે પોતાની સાર્થકતા પુરાવાર કરી છે, પોતાના વચનો પૂર્ણ કર્યા છે. આવા રાજકોટ ખાતે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા વિજેતા ચોક્કસ બનશે. 5 લાખ કરતાં વધુ મતોથી એટલા માટે બનશે કે કાર્યકર્તાઓનો ભારતીય જનતા પક્ષનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો રાજકોટની પ્રજામાં ભરોસો છે અને એ ભરોસાની સાથે હરમેશ રાજકોટની પ્રજા રહી છે. ત્યારે અમે રાજકોટની પ્રજાના આશીર્વાદ લઈ આવનારી ચૂંટણીમાં 26 કમળ ગુજરાત नरेंद्र मोदी ने आपसे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों गुजरात में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का नामांकन जारी है, लेकिन इसी बीच गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल अपना विजय मुहूर्त चूक गए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात समेत देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और तीसरे चरण में गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों पर एक ही दिन 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसकी गिनती 4 जून को होगी। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रत्याशियों के नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत गुजरात में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं। इसी के तहत नवसारी बैठक पर फिर एक बार चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने आज अपने नेताओं और समर्थकों के साथ भव्य रैली का आयोजन किया। नवसारी लोकसभा बैठक पर भाजपा प्रत्याशी CR पाटिल ने CM भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी समेत के समर्थकों के साथ बाइक रैली का आयोजन किया। नवसारी में मध्यस्थ कार्यालय से रैली की शुरुआत की। फूलों से सजी हुई गाड़ी में पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के नेताओं ने शामिल होकर रैली में शिरकत की। हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए, जहां गरबे खेलती हुई महिलाएं भी नजर आईं। वहीं लोक गायिका गीता रबारी ने भी यहां भजनों के सुर छेड़े। रैली के दौरान चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया, लेकिन इस रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल 12:39 का विजय मुहूर्त चूक गए, जिसके चलते उन्होंने आज अपना नामांकन दर्ज नहीं कराया है। अब CR पाटिल अपना नामांकन कल दर्ज करवाएंगे। गुजरात के वडोदरा शहर में भाजपा प्रत्याशी के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी जसपाल सिंह पढ़ियार ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गुजरात के वडोदरा में लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जसपाल सिंह पढ़ियार को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। जसपाल सिंह पढ़ियार ने आज नामांकन दर्ज कराने से पहले वडोदरा के गोत्री के इस्कॉन मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही। जसपाल सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जसपाल सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जसपाल सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ौदा की ये इंडिया गठबंधन की जो जसपाल सिंह को जो सीट दी है वो जंगी बहुमती से जीतेगी और हम सब उनके साथ हैं। आज कांग्रेस पक्ष के जो हमारे उम्मीदवार है जसपाल सिंह पढ़ियार, वो पूर्व धारासभ्य है, अच्छी प्रतिभा है और जरूर वो प्रजा के बीच में जाके हम बात भी करेंगे। वो क्षत्रिय भी है, जो क्षत्रिय का आंदोलन भी जो गुजरात में चल रहा है कि रूपाला ने जिस तरह से सत्ता के नशे के अंदर माताओं बहनों का जो अपमान किया है वो सभी समाजों को लगता है, मगर इस तरह से देखे जाए तो पूरे भ्रष्टाचार गुजरात में फैला हुआ है। आप महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, आप युवाओं की बात करो, आप किसानों की बात करो, ये सभी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी निष्फल रही है और उसके सामने कांग्रेस आज बाहर आ रही है। लोगों का बहुत बड़ा सहकार मिल रहा है। इस बार बड़ौदा लोकसभा में भी कांग्रेस की जीत होगी। गोत्री के इस्कॉन मंदिर से पदयात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जसपाल सिंह पढ़ियार ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। जसपाल सिंह पढ़ियार वडोदरा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है और पादरा से विधायक भी रह चुके हैं। उनके नामांकन दर्ज कराने की रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के अग्रणी नेता सिद्धार्थ पटेल, वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जसपाल सिंह पढ़ियार के साथ उपस्थित रहकर उनका समर्थन किया। इंडिया गठबंधन के बड़ौदा लोकसभा के कैंडिडेट
जसपाल सिंह जी आज उनका नामांकन करने जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सब लोग आज उनके समर्थन में है। और जिस तरह से दूध के अंदर सांकड़ भिड़ जाती है, इसी तरह आज हम लोग उनके अंदर शामिल होके उनको जंगी बहुमति जिताने का हम लोग संकल्प करते हैं। और जिस तरह से अभी देख रहे हो कि देश के अंदर विपक्ष को ख़त्म करने की एक मुहिम चल रही है, लेकिन संविधान बचाने के लिए आज हम सब लोग एकजुट होकर जसपाल सिंह को जिताने की हम लोग नेम लेते हैं। आज बड़ौदा शहर की बैठक पर जसपाल सिंह पडियार, जिनको कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवार घोषित किया है और इंडिया गठबंधन ने जिसको समर्थन दिया है, ऐसे उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। जो परिस्थिति समग्र गुजरात में जगह जगह पे देखी जा रही है, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके जो मूल प्रश्न है, उनके जो जमीनी प्रश्न है, उनका निराकरण नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पक्ष की सरकार किसी और दिशा में देश को ले जाने की कोशिश कर रही है और समग्र गुजरात के लोग इस बात से नाराज हैं। वो अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। 15 सालों का राजकीय सफर रहा है। पहली बार विधानसभा में 2012 में पार्टी ने टिकट दिया था, 2017 में फिर से टिकट दिया पार्टी ने विधानसभा के लिए, और पादरा की जनता का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिला और मैं 20,000 वोटों से विधानसभा जीता था। बाद में फिर से 2022 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद की वजह से पादरा की जनता, वडोदरा लोकसभा बैठक के सारे लोगों, आगेवानों ने, माताओं बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने एक नाम दिया, पार्टी को एक सुझाव दिया और पार्टी ने तुरंत मुझे वडोदरा लोकसभा बैठक लड़ने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। उस जिम्मेदारी के लिए मैं आज नामांकन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। आप देख रहे हो काफ़ी सारे सब युवा चेहरे, सब माताएं बहनें भी इतनी धूप में, और आप देखिए कि वडील लोग भी, जो आदरणीय है, वडील लोग भी इस यात्रा में पद यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पुरुषोत्तम रूपाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाए गए बैनर को कॉरपोरेशन ने आचार संहिता के नाम पर उतार लिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का लगातार विरोध हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी मांजलपुर इलाके में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध करते हुए बैनर लगाए गए थे। साथ ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा आज ये बैनर हटा लिए गए हैं। आचार संहिता का हवाला देते हुए बैनर हटा लिए जाने पर क्षत्रिय समाज के युवाओं ने आपत्ति जताई है। इस मामले विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षत्रिय समाज के युवाओं पर कानूनी कार्यवाही तक की कवायद की गई। आज અમે થોડા દિવસ પહેલા બેનર લગાવેલા પુરુષોત્તમ રૂપાલાના વિરોધમાં, તો એ બેનરને લઈને અત્યારે કોર્પોરેશનના માણસો ગાડીને પોલીસ સાથે આવ્યા છે, અધિકારીઓ સાથે આવ્યા છે અને માંજલપુરનું બેનર એક જ મિનિટમાં કાઢ્યું। એ લોકોની ગાડી સ્ટોપ થઈને તૈયારીમાં એ લોકોએ બેનર કાઢ્યા, પછી તૈયારીમાં દરબાર ચોકડી પહોંચ્યા। મારા પર આપણા યુવાનોના ફોન આવ્યા કે બેનર કાઢવા આવ્યા, તો મેં પહોંચ્યો તો એ લોકોએ ત્યાં બેનર કાઢી લીધું હતું। તો મેં પૂછ્યું ભાઈ બેનર કેમ કાઢો છો? તો કે આચાર સંહિતા લાગી છે। આચાર સંહિતાની વાત કરીએ તો દુનિયાભરમાં બેનરો લગાવેલા છે, તમને એ નહીં દેખાતું? તો કે રાજકીય છે। મેં એ લોકોને ચોખ્ખું કીધું કે આ કોઈ રાજકીય નથી, આ અમારા સમાજનું બેનર છે, અમારો સમાજનો જે વિરોધ છે અને અમારે માંજલપુરની અંદર અમે નહીં ઘૂસવા દઈએ એનું બેનર છે, આમાં બીજો કોઈ રાજકીય નથી। પણ કે નહીં આમ ને તેમ, છતાં અહીં આગળ પોલીસ સ્ટેશને લઈને આવ્યા છે, મારા પર કમ્પ્લેન કરે છે। કમ્પ્લેન કરશો તો કંઈ ફરક નહીં પડે મારા ભાઈ। આમાં કેટલી વાર મને અંદર બી આ મેટર માટે 3 વાર અંદર કરવામાં આવ્યો, ટોર્ચર કરવામાં આવ્યો। પણ એક વસ્તુ કહીશ આપ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કે लोहे का एक मामूली टुकड़ा भी चोट खा कर खंजर बन जाता है। એટલે સમજી જાઓ ટૂંકમાં, જેટલો પ્રેશર કરશો અને લોખંડનો ટુકડો જો ધારદાર હથિયાર બની ગયું છે તો એ હથિયાર પછી ક્યાં જઈને અટકશે ને એ જોવા જેવું રહેશે। અને બરોડા કે માંજલપુરની વાત નહીં કરતો, આગળ જો તમે જો અમને દબાવવાની કોશિશ કરો, તમારી તાનાશાહી સરકાર અને અમને દબાવવાની કોશિશ કરશે તો આ ક્ષત્રિયના દીકરા છે, આખા ભારત દેશમાં ખબર પડશે કે ભાઈ ક્ષત્રિયો જાગ્યા છે। અને એક વસ્તુ કહીશ, આ તો ખાલી 10% અત્યારે જાગૃત થયા છે। ક્ષત્રિય સમાજની જે વસ્તી છે 10% જાગૃત થઈ છે, હજુ જનસેલાબ બાકી છે।
એટલે શોર્ટમાં સમજી જાઓ. અને જે આ પેલો રૂપલો એવું કહે છે કે તુફાનો મેં દિયા ને આ બધું, તો એને કહેવા માંગીશ કે આ કઈ હવાના જોકા નથી મારા ભાઈ. આ છે ને વાવાઝોડા છે, વાવાઝોડા. અને વાવાઝોડામાં તું તો જવાનો છે, પણ જોડે જોડે જે તને સપોર્ટ કરનાર છે ને એ भी જશે. गुजरात के भरूच से दावेदारी कर रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चेतर वसावा ने कल आयोजित किए गए भव्य रोड शो के बाद आज अपना नामांकन दर्ज कराया है. भरूच लोकसभा बैठक पर राजनीतिक जंग अपनी चरम सीमा पर है. इस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के 6 टर्म के सांसद मनसुख वसावा चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से चेतर वसावा मैदान में है. आज चेतर वसावा ने अपना नामांकन चुनाव अधिकारी समक्ष दर्ज करा दिया है. कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उपस्थिति में उन्होंने भव्य रोड शो का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की उपस्थिति में चेतर वसावा ने आज 12:39 के विजय मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज कराया है. चेतर वसावा और उनकी धर्मपत्नी की उपस्थिति में भरूच कलेक्टर कार्यालय में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया है. आज रोज अमे भरूच कलेक्टर कचेरी खाते इंडिया गठबंधनना उम्मीदवार तरीके ज्यारे मने तक मळी छे त्यारे अमे अमारा टेकेदारो साथे अमारा दरखास्त करनार साथे आजे उम्मीदवारीनुं फॉर्म भरवा माटे अमे आव्या छे. आ साथे ज अमे यामोगी माताना दर्शन कर्या छे. गई काले रामजी भगवानना पण दर्शन कर्या. अहींया मोटी संख्यामां भरूच संसदीय क्षेत्रना लोको उपस्थित रहीने अमने सौए आशीर्वाद पण आप्या छे, सौए समर्थन पण आप्युं छे अने अमारा माटे दुआओ पण बधा करे छे. त्यारे आ वखते भरूच लोकसभानी सीटमां खूब सारू लोकोनुं जन समर्थन मळी रह्युं छे. कोंग्रेस आम आदमी पार्टीना तमाम साथीओ रात दिवस मेहनत करे छे. त्यारे आ वखते भरूच लोकसभा अमे सारा मार्जिंगथी जीतीशुं एवो पूरो अमने भरोसो छे, विश्वास छे. गुजरात के वडोदरा में मामूली बात में दोस्त द्वारा दोस्त की हत्या कर देने का और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा में कोर्ट के सामने 2 दोस्तों के बीच हुए झगड़े में हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामूली बात में तुषार डाभी ने अपने ही दोस्त दिशांत राजपूत की नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी. घटना की जानकारी पाकर कोटा पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और हत्यारे तुषार डाभी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है. वडोदरा रेलवे स्टेशन से भी एक मौत की खबर सामने आई है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही बुजुर्ग महिला का पैर फिसलने से वो सयाजी नगरी ट्रेन के नीचे आ गई. बुजुर्ग महिला चालू ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेन की गति बढ़ जाने से महिला चढ़ नहीं पाई और ट्रेन के नीचे आकर उनकी मौत हो गई. मामले में रेलवे पुलिस आगे की जांच कर रही है. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनए. पंखा कम वोल्टेज में कम हवा. स्विच टू आरआर सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में. आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate,
with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर में रैली कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ देश की विविधता को स्वीकार करते हैं। हम विभिन्न भाषाओं, अनगिनत परंपराओं, अलग अलग इतिहासों और सबकी अलग अलग अभिव्यक्तियों को स्वीकार करते हैं। भाजपा देश में एक इतिहास, एक राष्ट्र और एक भाषा को थोपना चाहती है, लेकिन हम आपके इतिहास की रक्षा कर रहे हैं। This election, for the first time probably in our modern history, is about the Constitution of India and the democratic structure of our country. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്നത്. No political party has attempted what the BJP is trying in India today. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ BJP എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ചെയ്യാത്തതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് BJP ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Constitution is the foundation of modern India. It is what gives our people equal rights and equal opportunities. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളും നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്. And our constitution is protected by the institutions of our country. നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. The bureaucracy, the election commission, the judiciary, the police, the intelligence agencies, the CBI, ED, these are all actually supposed to be protectors
of the Constitution and protectors of the rights of India's people. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം, നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി, നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ED, CBI, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. And by capturing each one of these institutions, by using the ED, the CBI as political weapons, the BJP is trying to change the very nature of our country. ഈ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ CBI, ED മറ്റും രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് BJP ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The Congress Party and the UDF accept the diversity of India. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. ഈ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഷകൾ, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ, വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിവിധ ചരിത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. The BJP wants to impose one history, one nation, one language on the people of India. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ഒരു ചരിത്രവും ഒരു പാരമ്പര്യവും ഒരു ഭാഷയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് BJP ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. First of all, this is a fundamental misunderstanding of what India is. ആദ്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. How can you come to the people of Kerala or the people of Tamil Nadu or the people of Bengal and say there is going to be one language? നിങ്ങൾക്ക് വന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട്, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട്, ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന്? You're insulting every single citizen of Kerala. ഇവിടെ വന്ന് ഒരേ ഒരു ഭാഷ മാത്രം മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും, ഓരോ മലയാളിയെ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Malayalam is not just a simple language. മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല. Inside Malayalam is hidden the history, the tragedy, the happiness, the sadness, the brilliance of the people of Kerala. മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഭാഷയല്ല. മലയാളം എന്ന ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ മലയാളിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്, മലയാളിയുടെ സ്നേഹമുണ്ട്, മലയാളിയുടെ സന്തോഷമുണ്ട്, മലയാളിയുടെ ദുരന്തങ്ങളുണ്ട്, മലയാളിയുടെ ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് മലയാളം എന്ന ഭാഷ. The tears of joy that Malayali women feel when their children do well, but also the tears of sorrow when someone loses a brother. These are all transmitted in Malayalam. മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സന്തോഷ കണ്ണുനീരുകൾ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുനീരുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം എന്ന ഭാഷയിലൂടെയാണ്. If you remove Malayalam, how will a mother in Kerala explain the history of this great land to her children? നിങ്ങൾ മലയാളം സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം കുട്ടികളോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക? How can she explain it in Hindi or in English? എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? So this is what we are protecting. ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. देश भर में मनाए जा रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में सहभागी बनने के लिए वडोदरा में स्वामीनारायण संतों और हरिभक्तों ने मतदान की शपथ ली है। लोकतंत्र का उत्सव लोकसभा चुनाव 2024 के रूप में शुरू होने जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए सभी लोगों से अपील की जा रही है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में 7,000 से ज्यादा हरिभक्तों और स्वामीनारायण संतों ने मतदान करने की शपथ ग्रहण की है।
प्रभु राम की जन्म जयंती के मौके पर और स्वामीनारायण भगवान के 243वें प्रागट्य दिवस के मौके पर BAPS के श्री स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा में विशेष सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में 7,000 से ज्यादा हरिभक्तों और स्वामीनारायण के संतों ने लोकसभा चुनाव में अवश्य मतदान करेंगे और कराएंगे ऐसे शपथ लिए हैं। भारत वर्षનો સૌથી મોટો મહોત્સવ એટલે આપણા જનરલ ઇલેક્શન્સ સમગ્ર ભારત દેશમાં 19 એપ્રિલથી આ લોકશાહીનું બહુ જ મોટું પર્વ ચાલી રહ્યું છે અને આપણને સૌને ભારતવાસીઓને દાયકાઓથી સદીઓથી લોકતાંત્રિક પરંપરાઓમાં શ્રદ્ધા છે કારણ કે ભારત દેશ છે ઇટ્સ ધ વર્લ્ડ્સ ઓલ્ડેસ્ટ એન્ડ ધ વર્લ્ડ્સ લાર્જેસ્ટ ડેમોક્રેસી સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક આ ઇલેક્શન્સ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે એક નાગરિક તરીકે આપણી ફરજ છે કે આપણા દેશના વિકાસ માટે આપણે આપણો અભિપ્રાય જરૂર વ્યક્ત કરવો જ જોઈએ તો આપણે આપણો મત અવશ્ય આપીએ જ્યાં પણ આપણને શ્રદ્ધા હોય આપણી વિચારધારા હોય પણ આપણે આપણું એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઇટ છે એ આપણે ચોક્કસ એક્સરસાઇઝ કરવો જોઈએ દેશનો વિકાસ જ્યાં રહેલો છે ધર્મમાં શ્રદ્ધા જ્યાં રહેલી છે જ્યાં ટ્રેડિશન કલ્ચર મેન્ટેન થાય છે એવા લોકોને આપણે દેશની સેવામાં જોડીએ આપણા મત દ્વારા જેથી દેશનું ભવિષ્ય ખૂબ સુંદર ખૂબ ઉજ્જવળ અને ખૂબ મજબૂત રહે। शाम होते होते ही गुजरात के वडोदरा शहर में होटल, रेस्टोरेंट और ठेलों पर लोगों की भीड़ जमी हुई देखने मिलती है, लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए ये खास खबर सामने आई है जहां एक बड़े रेस्टोरेंट में खाने से कीड़ा निकला है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वाद प्रिय जनता के लिए तरह तरह की होटल और रेस्टोरेंट कार्यरत है, लेकिन कई जगह अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाए जाने पर खाने में कीड़े निकलने की घटनाएं भी कई बार सामने आती रहती है। वडोदरा के नीलांबर सर्कल पर नीलांबर त्रिम्फ मॉल में वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंट है, जिसके खाने में कीड़ा निकलने पर ग्राहक द्वारा आपत्ति जताई गई, लेकिन वॉक ऑन फायर प्रबंधन ने इसे कीड़ा होने की बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में कस्टमर ने फूड एंड ड्रग्स विभाग में शिकायत तक की बात कही है। અમે લોકોએ ઓર્ડર કર્યો હતો, અમે પ્યોર વેજીટેરિયન છે, મેં એમને ઓર્ડર કરતા પહેલા જ ઇન્ફોર્મ કર્યું કે અમે પ્યોર વેજીટેરિયન છે, એમને કીધું ઓકે મેમ, અને અમે ઓર્ડર કર્યો, મારી ડોટર માટે સ્પેશિયલ લેસ સ્પાઇસી પનીર ચીલી મંગાવ્યું અને એની ફૂડમાંથી કોક્રોચ નીકળ્યો, મેં એમને બતાવ્યું અને એમને મને એવું કીધું કે આ કોક્રોચ નથી, મસરી નાખ્યો અને લઈ ગયા। પછી મેં એમને કીધું કે ફૂડ એન્ડ ડ્રગમાં કમ્પ્લેન કરું છું, તો એમને મને એવું કીધું કે આ એડિબલ વસ્તુ છે, એ મોડા સુધી લઈ ગયા, એમને ખાધું નહીં અને એમને મને કીધું આ વેજ છે ને મેં એમને કીધું છે કે વેજવાળાને નોનવેજ અને વેજનો ડિફરન્ટ 100% ખબર પડે છે, એ લોકો एक्सेप्ट नहीं કર્યું કે આ એમના અંદરથી નિકળ્યું છે। गुजरात के पाटन से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी चंदन जी ठाकुर ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है। ऐसे में आज दिन भर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन दौर देखा गया। पाटन में कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे चंदन जी ठाकुर ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के बाद पंचमुखी हनुमान दादा और नगर देवी कालिका देवी के दर्शन कर भव्य रोड शो का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में उमड़े समर्थकों के साथ चंदन जी ठाकुर ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना उम्मीदवारी पत्र दर्ज कराया है। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विधायक जिग्नेश मेवाणी, ज्ञानीबेन ठाकुर समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। 12:39 के विजय मुहूर्त में चंदन जी ठाकुर ने अपनी दावेदारी दर्ज कराई है। रोड शो के दौरान उन्हें प्रचंड जन समर्थन मिला। ऐसे में उन्होंने लोगों का भी आभार प्रकट किया। લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે આજે મેં મારી ઉમેદવારી પત્રક નોંધાવી છે। સવારે વહેલા અમારી કુળદેવી માતા અંબાજી, સદારામ બાપા અને મારી દીકરીએ મને કુમકુમ તિલક કર્યું અને એના પછી નબદાગીરી બાપુ અને હનુમાનજીના દર્શન કર્યા અને નગર દેવી માં કાળકાએ શીશ નમાવી અને અનાવાડાના દરવાજેથી લઈ અને પ્રગતિ મેદાન સુધી હું વિશાળ સંખ્યામાં રેલી સ્વરૂપે પહોંચ્યો। પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પાટણના દેવી દેવતાઓ અને સમર્થકોનો ખૂબ વિશાળ રેલીમાં મને સમર્થક મળ્યું અને 18 આલમ લોકોએ મારું સ્વાગત કર્યું, વેપારી લાઈને મારું સ્વાગત કર્યું। આજુબાજુના વિસ્તારે મારી બહેનો, કોઈ દીકરીઓ મને કુમકુમ તિલકથી, કોઈ મોં મીઠું કરાયું, કોઈ શ્રીફળ ને સાકર હાથમાં આવી, કોઈ
અનેક વસ્તુથી મારું સ્વાગત કર્યું. અતિ ભવ્ય, મને 18 આલમનો ખૂબ મોટો પ્રેમ મળી રહ્યો છે. લોકો આજે મારી જાહેર સભામાં આપ જોઈ રહ્યા છો, એટલે હજારોની મેદની સંખ્યામાં લોકો મને સમર્થન અને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છે. અમારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ સન્માન્ય શક્તિસિંહભાઈ, સન્માન્ય અમારા પ્રભારી મુકુંદ વાસનીજી, જગદીશભાઈ ઠાકોર, રઘુભાઈ દેસાઈ, કિરીટભાઈ પટેલ અને દિનેશભાઈ ઠાકોર, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમરતજી ઠાકોર, અન્ય બીજા આજુબાજુના વિસ્તારના જે અનેક ધારાસભ્યો સમર્થકો જોડાયા છે અને બહોળી સંખ્યામાં આખા લોકસભા વિસ્તારમાંથી લોકોને મને ખૂબ મોટી સમર્થક મળ્યું છે. અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદારામ બાપાને આપ સૌના મિત્રોના આશીર્વાદથી, આજે વેપારીઓના આશીર્વાદથી અને મતદારોના આશીર્વાદથી મને જંગી બહુમતી જીતાડીને दिल्ली मोकलશે એવો મને संपूर्ण विश्वास. लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट भी शामिल है। ऐसे में यहाँ का प्रशासन तैयारियों को चाक चौबंद रूप से अंजाम दे रहा है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु 5 हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट इस जनपद की समस्त 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान स्थलों पर तैनात मतदान पार्टियों द्वारा आज सामग्री वितरण केंद्र हरिद्वार से सामग्री प्राप्त कर अपने अपने मतदान स्थलों के लिए ले जाया गया। निर्वाचन कार्मिकों की सहूलियत के लिए परिसर में पूछताछ काउंटर, मतदान कार्मिकों की उपस्थिति के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार काउंटर, सामग्री और ईवीएम वितरण काउंटर, माइक्रो आर्जवरों के लिए उपस्थिति काउंटर, वीडियोग्राफी के लिए तैनात कैमरामैन हेतु उपस्थिति काउंटर समेत के कई काउंटर बनाकर यहां मतदान से जुड़ी सभी तैयारियों को चाक चौबंद रूप से अंजाम दिया गया। तो जनपद के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1714 पोलिंग बूथ को, ये पोलिंग बूथ जो है 861 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे हैं। इन पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर करने के लिए, मतदान को मॉनिटर करने के लिए लगभग 161 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगे हैं। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं, जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा 50% बूथों में, लगभग 857 बूथों से डायरेक्ट मतदान का जो है उसकी वेबकास्टिंग होगी, जिसका ट्रायल रन हम लोगों ने कल कर भी दिया है। और उसको मॉनिटर करने के लगभग 80 कर्मचारी हैं जो यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं, वो मॉनिटर करेंगे। रवानगी से लेकर पोल डे पे हर 2 घंटे की सूचना पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जितने पोलिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी हमें इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। ईवीएम सुरक्षित रहे, इसके लिए विशेष रूप से इस बार ये तैयारी की गई है कि जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के पास एक्स्ट्रा मशीनें हम लोग देते हैं, वो सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने मतदान केंद्रों में ही रहेंगे। वो किसी प्राइवेट होटल्स में या अपने घरों में नहीं रहेंगे और किसी भी दशा में ये सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने ईवीएम मशीन्स को किसी होटल्स में, घरों में न रखें। और अगर ऐसा पाया जाता तो उसके खिलाफ हम तत्काल कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चुनाव आयोग से शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई है। सारे प्रत्याशियों को प्लेट में रखकर उनको महसूस होगा। एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जिनको 2-3 बार मौका मिला और उनसे उनके घर के पड़ोस की जनता खुश नहीं है। दूसरे वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जनता के सुख दुख में कभी हिस्सेदारी नहीं की। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं, किस तरह की परिस्थितियां गांव में है। वो वाली स्थिति भी महसूस होती है कि आलू पेड़ पे लगते हैं या पेड़ के नीचे लगते हैं। शायद क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, प्राइमरी स्कूल के मास्टर मेरे पिताजी थे, तो मैं तो गरीबी देख के आया हूँ, मैं गरीबों का दर्द समझ रहा हूँ। जिस तरह से नगीना की जनता ने एक बड़ा समर्थन चंद्रशेखर के खेमे में खड़ा किया, जिससे ये सब लोग खोखला गए। ये सोचते हैं कि जो हम
धोखे भरे भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वो राजनीति आगे नहीं चल पाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नगीना से जीत कर आ गया। अच्छा, जब जनता ठान लेगी, जनता की आवाज कुदरत की आवाज होती है, और जब कुदरत की आवाज होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब नगीना की जनता ने मन बना लिया, ये लोकतंत्र का चमत्कार ही तो है कि जहाँ राजा महाराजा राज करते थे, हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे को भी अवसर मिला है कि वो भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी करे। और आज का जो रोड शो था धामपुर का, मेरे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि विपक्षी जो पार्टियां थी उनकी गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा एक आदमी मुश्किल से होगा, खाली गाड़ियां थी, और बाकी आजाद समाज पार्टी का जो जन सैलाब, क्योंकि कल ही हमने तय किया और उन्होंने मुझसे बताया कि हमें इस तरह के दबा दे। उनसे तो ये भी कहा गया यहाँ के भाजपा के एक बड़े नेता द्वारा कि अगर आप भाजपा से सहमत नहीं है तो आप विपक्षी किसी पार्टी को वोट दे दो, चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दो। एक मिला जुला खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। यहाँ के बराबर के फार्म हाउसों में विपक्षी पार्टियों की एक अच्छी जुगलबंदी रात में बैठ के इतने बड़े बड़े नेताओं बनती है कि किसी तरह चंद्रशेखर आजाद को रोक लो। चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम तो जनता के हाथ में है, और उसको आगे बढ़ाने का काम भी जनता के हाथ में। और जब जनता ने ठान लिया, तो जब कुदरत किसी को इज्जत देती है तो वो किसी गैर जिम्मेदार आदमी पे या किसी की गैर जिम्मेदार चाहत पे नहीं। 19 अप्रैल को रिलीज होने जा रही गुजराती फिल्म तांडवम पर गिर सोमनाथ में पत्रकार परिषद का आयोजन कर फिल्म का प्रमोशन किया गया। गुजराती फिल्मों का दौरा बदल गया है। नए नए कंटेंट के साथ बन रही गुजराती फिल्में लोगों को काफी पसंद आ रही है। एक ऐसे ही नए सब्जेक्ट के साथ बनाई गई तांडवम फिल्म जानकारी, मनोरंजन और संदेश देने वाली फिल्म है। मिक्स मसाला और VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जो अब तक की गुजराती फिल्मों से कुछ हटके है। हिंदी या साउथ की एक्शन फिल्म जैसी तांडवन फिल्म में हीरो प्रभात सिंह राजपूत अभिनय कर रहे हैं, जिसका टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। હવે અમારી વારી। गिर सोमनाथ के कोडिनार में न्यू एरा सिनेमा पर मातृश्री प्रोडक्शन द्वारा फिल्म की जानकारी देने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता और प्रोड्यूसर प्रभात सिंह राजपूत ने फिल्म के बारे में जानकारी दी। तांडवम गुजराती इंडस्ट्रीની સૌથી બેસ્ટ મૂવી છે અને અધ્યાય પહેલો છે તાંડવમ, જે 19 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતભરમાં થિયેટરમાં ધૂમ મચાવવાની છે, મતલબ કે તાંડવ કરવાની છે। તો તમે નિહાળશો 19 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતભરમાં તાંડવમ। તાંડવમ જે મૂવી છે તે યુવાનોને બહુ સારો મેસેજ આપશે, કારણ કે આજે યુવાનો જે ડ્રગ્સના વ્યસને ચડી રહ્યા છે અને સિસ્ટમ ડ્રગ્સને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ ક્યાંય ને ક્યાંય ઇનલીગલી પદ્ધતિઓ દ્વારા ડ્રગ્સ દેશની અંદર ઘૂસે છે અને દેશની અંદર સિસ્ટમને વિરુદ્ધ લોકો કામ કરે અને દેશના યુવાનોને બરબાદ કરવાનું જે ષડયંત્ર હોય છે એને અટકાવવા માટેના પ્રયત્ન કઈ રીતના થઈ રહ્યા છે તે તાંડવમની અંદર યુવાનોને બહુ સારો મેસેજ જશે। પિક્ચરની અંદર મારો IPS અધિકારીનો રોલ છે, જેની અંદર મારો રોલ એ છે કે SP નો રોલ છે, જે જબરજસ્ત સિક્વન્સ તમને મનોરંજન પાઠવશે, પ્લસ કે ડ્રગ્સના જે ષડયંત્રો થઈ રહ્યા છે એને અટકાવવા માટે એક જાંબાઝ ઓફિસર કઈ રીતની પોતાની કામગીરી કરે છે અને દેશ જો ધારે તો એક અધિકારી તરીકે શું ન કરી શકે એનો સારો એવો મેસેજ પણ આપશે। આ ફિલ્મ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની એક અલગ જ લેવલની સિક્વન્સ ઉપર તૈયાર થયેલી ફિલ્મ છે। આની અંદર મલ્ટી સ્ટાર કાસ્ટ રહેલી છે, મતલબ કોસ્ટિંગ બહુ વધારે આવેલું છે, કારણ કે જ્યારે લોકેશનો અલગ અલગ લેવામાં આવે છે, જ્યારે મલ્ટી સ્ટાર કાસ્ટ હોય છે, એના કારણે आने अंदर खर्चो पण बहुत વધારે આવે છે। भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर मनाई गई रामनवमी पर गुजरात के वडोदरा शहर में भी विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। रामनवमी के त्योहार को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात के वडोदरा में भी इस मौके पर अलग अलग धार्मिक आयोजन किए गए। इसी के तहत अटलादरा में श्री जला साई सेवा समिति, जलाराम मंदिर और जय भवानी ग्रुप द्वारा शोभा यात्रा और महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें जय भवानी ग्रुप के अध्यक्ष राजू ठक्कर, विपुल चौहान समेत के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर सुंदर आयोजन करवाया। इस मौके पर आयोजित डायरे में जयेश बारोट, जागृति बारोट ने अपनी सुमधुर आवाज में भजन के सुरताल छेड़े।
રામનવમીનો અમારો ડાયરો અટલાદરા મુકામે રાખેલો છે રાજુભાઈ ઠક્કર દ્વારા. ખૂબ સરસ આયોજન છે, એમાં ખૂબ જ પબ્લિક છે, સારો એવો રિસ્પોન્સ છે અને ખૂબ સારો આજે રામ ભગવાનનો જે જન્મદિવસ છે ધામધૂમથી ઉજવી રહ્યા છે એની અનહદ ખુશી છે અને વડોદરાવાસીઓ એનો અનહદ લાભ લે છે. રામનવમીના પાવન પર્વે આજના દિવસે ખૂબ જ એક સુંદર આયોજન, એક નાનકડો પ્રયાસ થકી એક રેલીનું, એક ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કર્યું. એમાં પણ ખૂબ મોટી સફળતા, ખૂબ વિસ્તારના લોકો જોડાયા, ખૂબ લોકોએ સ્વાગત કર્યું અને તે પછી અત્યારે ડાયરાનું, લોક ડાયરાનું એક આયોજન જેમાં જયેશ બારોટ જેવા નામચીન કલાકાર અને એમને ખૂબ રંગત જમાવી અને ખૂબ જ લોકો उत्साहથી જોડાયા. वडोदरा के इलोरा पार्क में शिवराम संगठन गोरवा द्वारा रामनवमी के मौके पर राम जी की सवारी आयोजित की गई। ये शोभा यात्रा वडोदरा के इलोरा पार्क से आयोजित कर दशामा चौकड़ी महिसागर माता के मंदिर पर संपन्न कराई गई। भव्य रूप से आयोजित शोभा यात्रा में शिवराम संगठन के प्रदीप सिंह पडियार, अल्पेश गोहिल, लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जसपाल सिंह पडियार, वार्ड नंबर 11 के काउंसलर नरवीर सिंह चुड़ासमा समेत के भाविक भक्त मौजूद रहे. અમારા સંગઠને આ છેલ્લા 1 વર્ષથી આ બહુ સંઘર્ષ કરીને આ શોભાયાત્રાનું આયોજન કર્યું છે. એમાં એવું છે કે ગયા વર્ષે અમારી શોભાયાત્રા પથ્થરમારાના કારણે કેન્સલ થઈ હતી. એના કારણે આજે અમે એ પોઝિશન પર આવીને ઊભા છે કે અમે ભવ્ય રીતે શોભાયાત્રા કરવા તત્પર થયા છે. આજરોજ શિવરામ સંગઠન ગોરવા દ્વારા આજે રામનવમી નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષોની પ્રતીક્ષા બાદ રામ મંદિરનું ભવ્ય મંદિર અયોધ્યામાં નિર્માણ થયું છે. એના પછીના 2 મહિના પછી આ રામનવમીનો તહેવાર આવ્યો એટલે લોકોનો ઉત્સાહ પણ ખૂબ સુંદર છે. લોકો ખુદ સ્વયંભૂ રેલીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. પ્રભુ શ્રી રામનું જે જીવન રહ્યું છે, રામચરિતમાનસ હોય, આખું એમનું જે જીવન રહ્યું છે એ પણ ખૂબ સરસ એક સંદેશો આપે છે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ આજે સવારે એમનો જ્યારે રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો અને બીજે દિવસે જ્યારે પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ કે વનવાસનો આવ્યો પણ તે પણ હસતા મોઢે એમને સ્વીકાર કરીને રાજગાદી એમના ભાઈને સોંપીને, પરંતુ ભાઈએ પણ આજે એ ભાવનાઓ જે તે વખતે કેવી ભાવનાઓ હતી તેમણે પણ ગાદીનો સ્વીકાર નહીં કર્યો અને પ્રભુ શ્રી રામ 14 વર્ષના જે વનવાસ કર્યો, સતત સંઘર્ષ કર્યો અને જે રાવણ રૂપી જે રાક્ષસો હતા એમનું પ્રભુ શ્રી રામ द्वारा हनन કરવામાં આવ્યું. रामनवमी के मौके पर वडोदरा के भाईली में दिव्य फाउंडेशन द्वारा दिव्य राम यात्रा का आयोजन किया गया. भाईली के रामजी मंदिर से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए. जगह जगह इस दिव्य राम यात्रा का स्वागत किया गया. यात्रा में वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, डबोई विधायक शैलेश मेहता, छोटाउदेपुर लोकसभा प्रत्याशी जयशु राठवा, इस्कॉन मंदिर के नित्यानंद स्वामी, नगर सेवक उमंग ब्रह्मभट्ट समेत के अग्रणी शामिल हुए. આજે ભાયલીમાં અમારું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે અને મારી સાથે આદરણીય શૈલેષભાઈ મહેતા, શહેરના વડોદરા મહાનગરના પ્રમુખ આદરણીય વિજયભાઈ સાથે છે અને તમામ કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ત્યારે આજે સમગ્ર વડોદરા શહેર કેસરિયામય બની ગઈ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી ભાયલીમાં રામની શોભાયાત્રા નીકળે છે. આ વખતનો ઉત્સાહ અનેરો છે કારણ કે 500 વર્ષના ઇતિહાસ પછી ભગવાન રામ મંદિરમાં બિરાજ્યા છે અને સાથે લોકસભાની ચૂંટણી પણ છે. રામ ભક્તો આજે ભાયલીમાં આપ જોઈ શકો છો કે અનેરા उत्साहમાં બહાર निकला છે. रामनवमी के मौके पर देश भर का माहौल राममय नजर आया. गुजरात राज्य के कई शहर जिलों में भी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के आयोजन कर भगवान के जन्मोत्सव को मनाया गया. गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली में भी रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई. उत्सव और धर्मप्रिय नगरी बोडेली में शाम के वक्त अलीपुरा खोडियार माता के मंदिर से प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद बोडेली और युवा मित्र मंडल द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त गाजे बाजे के साथ शामिल हुए. जगह जगह शोभा यात्रा का फूलों से स्वागत भी किया गया. गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भी हिंदू संगठनों द्वारा रामनवमी पर शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया. इस मौके पर सूरत में जगह जगह चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया. रामनवमी की शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की. बड़ी संख्या में
भाविक भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारों से समूचा माहौल भक्तिमय देखा गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर साल रामनवमी के निमित्त शोभा यात्रा निकलती है। परंपरागत रूट के ऊपर सूरत रेलवे स्टेशन से मुख्य यात्रा प्रारंभ होती है और राजमार्ग होते हुए नानपुरा, नाउड़ी, ओवारा, माँ सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के किनारे पे यात्रा पूर्ण होती है। अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान रामलला विराजमान हुए हैं। पूरे हिंदू समाज में भगवान रामलला के प्रति अनन्य श्रद्धा है और इस बार की रामनवमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और सूरत में भी संपूर्ण हिंदू समाज हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा में जुड़े। रामनवमी पर मनाए जाते राम जन्मोत्सव पर वडोदरा जिला के तीर्थ क्षेत्र चांदोद में भी बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाप्रसाद जैसे विभिन्न आयोजन किए गए। ऐसे मौके पर लोगों के दिल में अनोखा उत्साह देखा गया। पालकी में श्री रामचंद्र भगवान जी की छवि को विराजमान कर श्री खोडियाल माता जी के मंदिर से डीजे के ताल पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र के भाविक भक्त शामिल हुए। केसरिया झंडे के साथ भक्ति गीतों के सुर ताल पर श्रद्धालु भगवान राम के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर आतिशबाजी और जय जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। जगह जगह सेवाभावी संस्थाओं द्वारा ठंडे पानी और शरबत समेत की व्यवस्थाएं भी की गई। प्रसिद्ध मल्हाराव घाट पर भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य आरती के बाद शोभा यात्रा पूर्ण हुई और रणछोड़ जी मंदिर परिसर में महाप्रसाद का आयोजन भी हुआ। गुजरात के अमरेली के धारी तालुका के चलाला में भी रामनवमी उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर भगवान श्री राम लला की भव्य शोभा यात्रा सालों की परंपरा के तहत आयोजित की गई। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा सागरदास के राम जी मंदिर से शोभा यात्रा का प्रस्थान करवाया, जो भीमनाथ मंदिर से होकर चलाला के मुख्य बाजारों में घूमते हुए मानव मंदिर, महादेवपरा, साटोड़ीपरा और भीमनाथ महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। इस मौके पर राजनेताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और शहरीजन बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के नारे गूंजते हुए देखे गए। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की भव्याति भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू धार्मिक समिति द्वारा शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। पटेल समाज की बाड़ी से शोभा यात्रा ने प्रस्थान कर वालम चौक, गिर बाजार, अजमेरा चौक, अंबेडकर चौक, सरदार पटेल चौक समेत के इलाकों और राजमार्गों में घूमते हुए नगर भ्रमण किया। इस मौके पर शहर के सभी छोटे बड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानें स्वैच्छिक रूप से बंद रखकर शोभा यात्रा में शिरकत की। शोभा यात्रा में सभी उम्र के लोगों के साथ साथ राजनेता भी शामिल हुए। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। शोभा यात्रा के रूट पर लोगों के लिए छाछ, मिल्क शेक, जूस, कोल्ड ड्रिंक समेत के आयोजन भी किए गए। शोभा यात्रा में तरह तरह के फ्लोट आकर्षण का केंद्र बने। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव तो देख ही सकते हैं, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम को 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।